संजय, एक चीज जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है वो ये है कि H1 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया एक एम्प्लॉयर को। हम्म। उस एम्प्लॉयर ने अपने सिस्टर कंसर्न कंपनी के थ्रू उसका 10 जगह अप्लाई कर दिया हम्म। प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हम्म। हम्म। और एप्लीकेंट यूएस में चला गया एंड उसने जॉब कर रहा है, वेल सेटल है, अपने लाइफ में वेल सेटल है, हम्म। उसके फैमिली भी वेल सेटल्ड है। और यहाँ यूएससीआईएस को पता चलता है कि उसके एक्स एम्प्लॉयर ने हम्म। ये काम किया है हम्म। और उसको एनओआईआर भेज दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो इस केस में क्या वो जो जो अभी H1B में जो वहाँ जो काम कर रहा है, जो जो एप्लीकेंट जिस जो हम्म। वहाँ पे वेल सेटल्ड है, हम्म। क्या वो यूएससीआईएस में या कहीं भी किसी भी फेडरल ब्यूरो में वो अपने इसको अपील कर सकता है कि मेरे साथ मेरे इंटेंट मुझे बताए बिना ये काम हुआ है, आई वॉज नॉट हम्म। अवेयर ऑफ इट। हम्म। और हम्म। अब मुझे आप एनओआर दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप मेरा वीजा रिवोक कर देंगे, हम्म। तो क्या ऐसा होता है या वो कैंडिडेट जो वहां पर है वो ऐसा कर सकता है? हम्म। Again, starting with good question. Uh, with legal disclaimer that it's not a legal advice from our side. So based on what I have heard from different immigration lawyers is कि आपके पास कोई भी केस हो, कोई भी नोटिस हो, आपको अपील करने का चांस यूएसए में हमेशा रहता है। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसआईएस H1 इस केस में भी है। तो आपको एनओआईआर का नोटिस आए, एनओआईडी का नोटिस आए, कोई भी नोटिस आए, आप अपील कर सकते हैं। सो दैट इज द शॉर्ट आंसर। इसका तरीका मैं इन जनरल पहले ये बोलूंगा कि किसी की अभी कोई भी स्थिति हो, या 2023 के एप्लीकेंट हो या पहले के हो, और जो पहले के हो उनका एनओआईआर का केस जैसे आपने बताया पहले वो वाला केस हो, तो हर केस में आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि जिस भी लॉयर से आप टच में रहे हैं या अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, या यू कैन फाइंड अनदर लॉयर ऑल्सो इफ यू नॉट कन्विंस्ड, तो आप हमेशा एक अपने लॉयर के कंसल्ट में रह के ही अपने केस को डिस्कस करो, क्योंकि हर केस बहुत यूनिक होता है। ठीक है। तो लॉयर को इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि वो आपके केस को थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। तो बहुत पहला असेसमेंट उसका ये होगा कि क्या केस इतना स्ट्रांग है कि इसको हम लोग अपील कर सके नहीं कर सके, क्योंकि अपील करने का प्रोसेस यूएस में बहुत कॉस्टली भी है। ऑल द लीगल फीस बाय द lawyers, even the process is very slow also. It takes a lot of time, it takes a lot of energy and money as well. Okay. तो पहले उसमें मेरिट है या नहीं अपील करने का, ये एक असेसमेंट किसी लॉयर को आप कंसल्ट कीजिएगा तो आपको मुश्किल से वो फ्यू $100 दे के आपको काफी अच्छा असेसमेंट दे देगा। ठीक है। एंड दे विल ऑल्सो टेल यू इन अ कन्विंसिंग वे कि केस बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। यदि हम ऐसे लॉजिकली सोचें कि केस किस केस में बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जहां आप बहुत श्योर हैं कि आपके तरफ से कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर को ऑलरेडी था कि मेरा 1-to-1 एप्लीकेशन ही कीजिए, मेरा कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं कीजिएगा, एंड इफ दिस हैज हैपेंड बिफोर H1 वाज अप्लाइड फॉर यू, और ड्यूरिंग जब आप डिस्कशन कर रहे थे, जब वो ऑफर लेटर आपको मिला था, व्हेनेवर दैट हैपेंड, ये सारे कम्युनिकेशंस जितना आपके पास है वो एज अ प्रूफ आपके लिए काम करेगा कि आप अपनी तरफ से आपने बहुत क्लियर कर लिया था कि आपका कोई इरादा नहीं था ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का। तो आपका क्या है कि आपका एक उसमें पार्टिसिपेशन बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉयर ने उसके बाद भी यदि कुछ अच्छा नहीं किया है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ है या जो भी हुआ है, उसके चलते जो है वो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर पे मोस्ट प्रोबब्ली आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बेसिकली उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका इंटेंट ऐसा कुछ नहीं करने का था, ये बहुत क्लियर हो गया है फ्रॉम योर कम्युनिकेशंस। तो आपको ऐसे प्रूफ आपके बना लेने चाहिए। ठीक है। ये जो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताते भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ऑल एम्प्लॉयर्स आर लाइक दैट, बट देर आर सर्टेन केसेस वेयर इट हैज बीन फाउंड दैट इट हैज बीन डन लाइक दिस। तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए स्ट्रांगली ये रिकमेंडेड है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन और उनकी तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट, दोनों के लिए आप इंसिस्ट कीजिए कि आप एक्नॉलेज भी करो मेरे को एज ए एम्प्लॉयर
कि आप ऐसा मेरे लिए नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि अब क्या है ना, ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो आई एम श्योर ये प्रैक्टिस जो अभी गुड टू डू प्रैक्टिस था, बट मेरे ख्याल से ये मस्ट प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, बोथ फ्रॉम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, ये एक अच्छी चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको एनओआईआर यदि नोटिस मिला है, तो एज पर लॉयर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, बट वो यही बोल रहे हैं कि कंसल्ट योर इमिग्रेशन लॉयर इन यूएसए, जो इसके एक्सपर्ट हैं, आपके पूरे केस को वो स्टडी करेंगे, आपके एनओआईआर नोटिस को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट स्टेप टू डू, ओके। बट इन मोस्ट केसेस अनफॉर्चुनेटली ये मिला है कि ये बिल्कुल ही एक रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है कि एम्प्लॉयज इतना इंसिस्ट करके ये कम्युनिकेशन खुद करते हैं या उनसे एक्नॉलेजमेंट की मांग करते हैं। ये नहीं होने के केस में बहुत ही मुश्किल है ये कह पाना कि कोई भी स्ट्रॉन्ग केस फॉर अपील बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई भी डिजिटल प्रूफ नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को ये डिलिबरेटली बोला है कि मेरे लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशन ना करो, ठीक है ना, तो इंटेंट टू प्रूफ क्या है वो आप पे ही आएगा कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने उसको लिए मना किया था, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयर अपने आप को बचाने के लिए भी बोल सकते हैं कि नहीं, हमने तो वर्बली एग्री किया था कि हम ऐसे करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए H1B लॉटरी निकलने की। तो क्या है कि अब सब पार्टी जब आती है तो सब अपना अपना केस अपने लिए लड़ती है, ठीक है ना। जब आप साथ में काम कर रहे हो, सबका उसमें फायदा है, तो अलग बात होती है, बट व्हेन इट्स फाइट टू सेव योर सेल्फ, तो सभी अपने अपने बचाने के लिए सारे पॉइंट अलग अलग करेंगे, लेकिन तो उस केस में आपके पास जितने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स रहेंगे, जितने आपके पास कम्युनिकेशंस रहेंगे, उतना ही आपका चांस ज्यादा है कि उस बारे में आप अपने आप को बचा सकें उसके बेसिस पे, ठीक है।